ध्यान दें, ये वीडियो केवल 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दर्शकों के लिए है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो कृपया इस वीडियो से दूर रहें और इसे न देखें। और ये वीडियो पूरी तरह काल्पनिक यानी फिक्शनल है। इसमें दिखाए गए सभी किरदार, घटनाएं और स्थान केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या किसी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता दिखाई देती है तो वह केवल एक संयोग है। कृपया इस वीडियो को केवल मनोरंजन के उद्देश्य से देखें। धन्यवाद। शाम ढल चुकी थी। लकड़ी के बने बंगले के सामने निर्वा बैठ था। निर्वा इस पहाड़ी बंगले का देख रेख करता था। बाहर से कुछ लोग किसी कंपनी से इस बंगलों में कुछ दिन के लिए आए थे। बंगले के चारों ओर विशाल पेड़ों से भरा घना जंगल था। पीछे की तरफ तो इतना गहरा अंधेरा था कि लगता था मानो जंगल किसी अनजाने रहस्य को अपने अंदर छिपाए बैठा हो। धीरज लगातार उसी अंधेरे जंगल की ओर देख रहा था। उस घने अंधेरे को देखकर उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनदेखी चीज उसे घूर रही हो। साहब, अपने दोस्तों को बुला लीजिए। अभी खाने पीने का भी इंतजाम कर दिया है मैंने। धीरज ने गहरी सांस ली और निर्वा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। निर्वा, बोल रहा हूँ कि तुमने शाम को जंगल में जाने से मना किया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। क्या हुआ साहब? कुछ हुआ है क्या? आप इतना चिंतित काहे हैं? हाँ, तुमने सुबह ही हमें मना किया था कि शाम के बाद जंगल में मत जाना, लेकिन जगेश और भैरव शाम को जंगल में चले गए थे और अभी तक वापस नहीं आए हैं। ये सुनते ही निर्वा का चेहरा डर से पीला पड़ गया। अरे साहब, मैंने आप लोगों से कहा था ना, शाम के बाद इस पहाड़ी जंगल में जाना ठीक नहीं होता। यही तो शहर के लोगों की गलती है। आप लोग हम जैसे कम पढ़े लिखे लोगों की बातें कहाँ मानते हैं, विश्वास ही नहीं करते हमारी बातों पर। अरे भाई, मैंने भी मना किया था, लेकिन उन्होंने मेरी भी नहीं सुनी। अब इतने घने जंगल में उन्हें कहाँ ढूंढने जाएंगे? अब बड़े बाबू को आप ही संभालिएगा, हम कुछ नहीं जानते हैं। बड़े बाबू का नाम सुनते ही धीरज घबरा गया। वे लोग जिस कंपनी में काम करते थे वो रिजॉर्ट का कारोबार करती थी। आज सुबह ही वे इस रिजॉर्ट में पहुंचे थे। बड़े बाबू उनका बॉस था। वो जितना तेज तर्रार था उतना ही निर्दयी और स्वार्थी भी था। धीरज बिना कुछ बोले सीधे उसके कमरे की तरफ चल पड़ा। उसे डर था कि अगर बड़े बाबू को पता चला कि उसके 2 कर्मचारी शाम से जंगल में लापता है तो वो बहुत गुस्सा करेगा। धीरज ने कमरे के दरवाजे पर 2 बार दस्तक दी। सर, दरवाजा खोलिए, आपसे जरूरी बात करनी है। जरा चैन से बोतल खोलकर बैठने भी नहीं दोगे क्या? सर, वो जगेश और भैरव शाम को जंगल देखने गए थे। मैंने उन्हें मना किया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और अभी तक दोनों वापस नहीं लौटे हैं। तो इसमें इतनी चिंता की क्या बात है? घूम रहे होंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। या वो छोटे बच्चे हैं जो मैं उन्हें ढूंढने निकलूं? फालतू की बातें लेकर चले आते हो। इतना कहकर सेठ जी चुप हो गया। तभी उसकी नजर धीरज के पीछे खड़े निर्वा पर पड़ी। हाथ में लालटेन लिए उसके चेहरे पर गहरी चिंता साफ झलक रही थी। अरे निर्वा, जो मैंने कहा था वो किया तुमने? हाँ प्रधान साहब, मैंने बाहर बैठने का व्यवस्था कर दिया है, लेकिन साहब हमें जगेश साहब को ढूंढने जाना चाहिए। चुप, जाओ अब तुम लोग बाहर बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। निर्वा की बात पूरी होते ही सेठ जी ने झटके से दरवाजा बंद कर दिया। उसे अपनी शराब और आराम के अलावा किसी और की परवाह नहीं थी। धीरज और निर्वा चुपचाप लौट आए, लेकिन तभी उन्होंने देखा वहां पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ। अरे, कौन है वहां? वो उठकर इनकी ओर घुमा। वो कोई और नहीं बल्कि भैरव था। अरे मैं हूँ, तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? और सेठ जी सर कहाँ हैं? कहाँ था रे तू इतनी देर तक? और जगेश कहाँ है?
जगेश तो मुझसे पहले ही जंगल से बाहर निकल गया था। क्या वह अभी तक वापस नहीं आया? भैरव की बात सुनकर निर्वा बेचैन हो उठा। उसी पल सूखे पत्तों पर कदमों की आवाज आई, लेकिन जंगल से नहीं, बंगले की तरफ से। कुछ ही देर में मैनेजर सेठ लड़खड़ाते हुए वहां पहुंचा। शाम से शराब पीने के कारण वह पूरी तरह नशे में था और उसका मूड भी बेहद खराब था। क्या रे निर्वा, मेरा सामान कहाँ है? इतनी देर क्यों लगा दी? इस बंगले के बनने के समय से ही कंपनी तुम्हें नौकरी यहाँ दे रही है और तुम आज भी वैसे ही कामचोर हो। अब बैठिए मालिक, मैं अभी सब लेकर आता हूँ। ये बोलते ही निर्वा बंगलों की तरफ दौड़ पड़ा। कामचोर कहीं का। अरे भैरव, तू कहाँ गया था? और क्या रे धीरज, तुम तो कह रहे थे कि ये जंगल में गया था और वापस नहीं लौटा। सुनो, अगर अंधेरा होने का बहाना बनाकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो तो ये सब मुझ पर नहीं चलेगा। सर, लेकिन जगेश अभी तक वापस नहीं आया। नहीं आया तो नहीं आया, जो लौटेगा वो लौटेगा। 2 दिन बाद यहाँ मेहमान आने वाले हैं। अगर तब तक तुम लोगों के ये नाटक बंद नहीं हुए तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर सेठ जी धड़ाम से कुर्सी पर बैठ गया। वह शुरू से ही घमंडी था, लेकिन इस नई जगह पर आने के बाद उसका असली चेहरा और भी साफ सामने आने लगा था। उसी समय निर्वा सेठ जी के लिए कुछ लेकर आया। सर, अगर आप अनुमति दे तो मैं और भैरव कम से कम एक बार जंगल में जाकर जगेश को ढूंढ आते हैं। वैसे भी अंधेरा हो गया है और निर्वा भी बार बार कह रहा था कि रात में जंगल में जाना ठीक नहीं है। नहीं, ढूंढने जाने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में कुछ लोग आने वाले हैं। अगर तुम लोग चले गए तो उनके खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा? कौन लोग आएंगे सर? ऑफिस से तो सिर्फ हमारे ही आने की बात हुई थी। तुझे सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, वो मेरे मेहमान हैं। और सुन, एक बात बता, जंगल में जाने से इतना डर क्यों रहा है? क्या बाघ भालू से डर लगता है? जानवर तो होते ही हैं जंगल में। हाँ, सुना है यहाँ नीलगाय भी मिलती है। उसकी खाल की कीमत आजकल लाखों रुपए में है। नीलगाय का नाम सुनते ही सेठ जी की आंखों में लालच चमक उठा। ऐसा लग रहा था मानो अभी मिल जाए तो उसकी खाल उतारकर काले बाजार में बेच दे। मालिक, नीलगाय हमारे पहाड़ी लोगों के लिए बहुत पवित्र जीव है। कृपया उसके बारे में ऐसा मत सोचिए। अरे तू मुझे मत सिखा, मैं समझ लूंगा जो करना होगा। भैरव और धीरज जमीन पर बैठे थे। सेठ जी का व्यवहार देखकर धीरज खुद को नौकर नहीं, गुलाम महसूस कर रहा था। उसके मन में बस एक ही सवाल था, आज रात इस सुनसान पहाड़ी बंगले में कौन आने वाला है? सेठ जी आखिर किसका इंतजार कर रहा था? इधर निर्वा धीरे धीरे बोलने लगा। पूरा जंगल एक बूढ़े शैतान का इलाका है। जंगल के अंदर एक पुराना खंडर है। जो भी गलती से वहां चला जाता है वो बूढ़ा शैतान उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद जब वह इंसान वापस लौटता है तो उसे पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। उसका चाल चलन, बोलने का तरीका सब कुछ बदल जाता है। फिर रात होते ही वह बूढ़ा शैतान उसी इंसान के शरीर से शिकार करने निकलता है। निर्वा की बातें सुनकर माहौल और भी डरावना हो गया। तो तेरे कहने का मतलब है जगेश को उस बूढ़े भूत ने पकड़ लिया है? हमारे बुजुर्ग बताते हैं, कभी इस पहाड़ी के चारों ओर कई गांव हुआ करते थे, लेकिन उस बूढ़े शैतान ने सबको खत्म कर दिया। इसलिए आज भी लोग इस जंगल से दूर रहते हैं। भैरव, तुम लोग किस तरफ गए थे और जगेश अभी तक आया क्यों नहीं? मैं कुछ नहीं जानता। वो तो मुझसे पहले ही चला गया था। उसके बाद मैं वहाँ एक पुराने टूटे फूटे खंडर के पास चारों तरफ घूमकर देख रहा था, लेकिन जब अंधेरा होने लगा तो मैं वापस यहाँ आ गया। हाँ, उस खंडर में मैंने एक और भी चीज देखी थी। क्या देखा था और तू कहना क्या चाहता है रे? ये मत भूल कि मेरे एक फोन से तुम लोगों की नौकरी जा सकती है।
वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा था। उस गड्ढे में मैंने नील गाय और कई बच्चे देखे थे। अंधेरे की वजह से मैं गिन नहीं पाया कि कितने थे, लेकिन मेरी आहट सुनते ही वे सब सरसराते हुए भाग गए। ये सुनते ही सेठ जी का नशा जैसे पल भर में उतर गया। वो तुरंत कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में लालच और हैवानियत साफ दिखाई देने लगी। निर्वा, लालटेन उठा और तुम दोनों चलो साथ में, हमें वही जगह दिखा चल के। कहाँ? इतने अंधेरे में कहाँ जाएंगे? सेठ जी, क्या आप पागल हो गए हैं? इतने अंधेरे में जंगल के अंदर जाना ठीक नहीं है। तभी सबको हैरान करते हुए बंगले के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें एक आदमी बैठा था। उसके साथ हथियार भी थे, मानो वो किसी के शिकार पर निकला हो। अरे आ ही गए तुम लोग? इतनी देर कर दी कि मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। रास्ते में थोड़ा समय लग गया। काम की कोई खबर है? सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। अगर 3 दिन में माल की डिलीवरी नहीं हुई तो याद रखना, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जो 6 लाख रुपए एडवांस लिए हैं वो भी वापस करने पड़ेंगे। धीरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे सब समझ आ गया था। सेठ जी ने बड़े वन्यजीव तस्करों से हाथ मिला लिया था। उसने यहां से नीलगाय की खाल भेजने का वादा किया था और इसके लिए पहले ही मोटी रकम एडवांस ले चुका था। सुनो भैरव और धीरज, अब मैं तुम दोनों से साफ साफ कह रहा हूँ, जंगल में जहाँ तुमने नीलगाय का बिल देखा है हमें वहीं ले चलो। काम हो जाने के बाद जितना पैसे मांगोगे मिल जाएंगे, लेकिन अगर इस बात की भनक किसी को भी लगी तो तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, ऐसी गलती मत कीजिए। नीलगाय हमारे लिए बहुत पवित्र जीव है। इस आदमी को साथ ले जाए या नहीं, ये बार बार परेशानी खड़ी कर रहा है। सेठ जी कुछ पल सोचता रहा। उसके चेहरे पर अब पहले से भी ज्यादा क्रूरता दिखाई दे रही थी। फिर वो अचानक मुस्कुराया। समझ गया निर्वा, पहले तेरा ही व्यवस्था करता हूं मैं, चल। निर्वा चुपचाप आगे बढ़ गया। सेठ जी उसे कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। धीरज डर से कांप उठा। उसे समझ आ गया कि लौटकर सेठ जी निर्वा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ देर बाद सेठ जी वापस आ गया। भैरव और धीरज चुपचाप जंगल की ओर बढ़ चले। उनके पीछे लोहे की रॉड लिए सेठ जी, फिर लालटेन लिए शिकारी चल रहे थे। घने अंधेरे जंगल को देखकर किसी का भी खून जम जाए। चारों ओर डरावना सन्नाटा था। धीरज के मन में बस एक ही सवाल था, भैरव उन्हें कहां ले जा रहा है। सूखे पत्तों से भरे रास्ते पर चलते चलते वे अनजाने में बंगले से काफी दूर आ गए थे। थोड़ी देर बाद सब एक खंडर घर के आगे आके रुक गए। कहाँ देखा था नीलगाय का बिल? चल हमें वहां ले चल। भैरव बिना कुछ बोले उस टूटे हुए खंडर के अंदर चला गया। छत तो कई साल पहले ही गिर चुकी थी। यहीं। धीरज आगे बढ़कर देख। मजबूरी में धीरज धीरे धीरे आगे बढ़ा। उस घने अंधेरे में टूटी हुई दीवारों के पीछे क्या छिपा था। धीरज आगे बढ़ा, लेकिन तभी अचानक झाड़ी में से उन्हीं का साथी जगेश निकला। जगेश, तू यहाँ कैसे? कहाँ था तू? जगेश की आंखें डर से फटी हुई थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो मौत के मुंह से निकलकर वापस आया हो। अचानक उसने कांपते हुए अपनी उंगली भैरव की तरफ उठा दी। वो क्या है? वो भैरव नहीं है। क्या बकवास कर रहा है? भैरव नहीं है मतलब? क्या कहना चाहता है तू? और तू अब तक कहाँ था?
सेठ जी, उसके पास मत जाइए। वो जगेश अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि अचानक भैरव का पूरा शरीर जोर से कांपने लगा। सेठ जी और शिकारी घबराकर 2 कदम पीछे हट गए। अगले ही पल भैरव के भीतर से एक विकराल जीव बाहर निकला। आग सी चमकती आंखें और इतना भयावह रूप कि उसे देखते ही रूह कांप जाए। फिर उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। अब किसी की हिम्मत नहीं बची। चारों जान बचाकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। तभी पेड़ से एक भारी साया छलांग लगाकर नीचे उतरा। वो वही बूढ़ा शैतान था जिसके बारे में निर्वा ने बताया था। अगले ही पल वो जंगली जानवर की तरह सेठ पर टूट पड़ा और उसे घसीटते हुए झाड़ियों में ले गया। सुबह हो चुकी थी। लकड़ी के बंगले के सामने धीरज, जगेश, निर्वा और एक बुजुर्ग बैठे थे। रात ही फॉरेस्ट ऑफिसरों ने वन्यजीव तस्कर को गिरफ्तार कर लिया था। सेठ जी की लाश भी जंगल से बरामद हो चुकी थी। तभी निर्वा ने उस बुजुर्ग से पूछा, बाबा एक बात बताइए, आप इस जंगल को छोड़कर चले क्यों गए थे? वह बुजुर्ग भी शुरुआत में निर्वा के साथ इसी बंगले में काम करता था, लेकिन कुछ समय बाद उसने अचानक सब कुछ छोड़ दिया और यहां से चला गया था। बाबू, लोग कहते हैं इस जंगल में प्रेत रहता है, लेकिन सच उससे भी ज्यादा खौफनाक है। करीब 5 साल पहले इस जंगल में एक आदमी रहता था। दिन में वो बिल्कुल आम इंसान की तरह रहता, लेकिन रात होते ही इस पुराने खंडहर में जाकर काला जादू करता था। उसका बस एक ही सपना था, मौत को हरा देना। वो मानता था कि अगर नरक की एक शक्तिशाली आत्मा को किसी इंसान के शरीर में उतार दिया जाए तो वो कभी नहीं मरेगा। धीरे धीरे इस इलाके से लोग गायब होने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि वे कहां जा रहे हैं। बाद में पता चला कि वो आदमी लोगों को बहला फुसलाकर इस खंडहर में लाता था और उन पर तांत्रिक क्रियाएं करता था। फिर गांव वालों को उसके बारे में कैसे पता चला? एक लड़का किसी तरह उसके चंगुल से भाग निकला। उसी ने पूरे गांव को सच्चाई बताई। अगले ही दिन गांव वाले खंडहर में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा चारों तरफ इंसानों की हड्डियां बिखरी थीं। दीवारों पर खून से बने तांत्रिक निशान थे और वो आदमी एक अधजली लाश के सामने बैठकर आखिरी मंत्र पढ़ रहा था। गुस्से में गांव वालों ने उसे उसी कमरे में जिंदा जला दिया, लेकिन मरते समय वो दर्द से नहीं, हंस रहा था। उसने कहा था, तुम लोग मेरे शरीर को जला सकते हो, मेरी आत्मा को नहीं। मैं इस जंगल में हमेशा रहूंगा और जो भी इस खंडहर के अंदर आएगा उसका शरीर मेरा होगा। उस दिन के बाद उसकी लाश कभी नहीं मिली, लेकिन उसके बाद जो भी इस खंडहर के अंदर गया वो पहले जैसा वापस नहीं लौटा। लोग उसी को आज बूढ़ा शैतान कहते हैं। नूढ़े की बात सुनकर कुछ देर तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। उस रात ने जंगल और उस पुराने खंडहर को लेकर सबकी सोच हमेशा के लिए बदल दी थी। लेकिन इस जंगल में अब भी न जाने कितने ऐसे राज दफन हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है।